हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो हम अपना वर्क स्टार्ट कर दिया मैंने, और कल मैंने बताया था कि देखो वर्क जो है वो फोर्स पर, डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। अब अगर एंगल 0 हुआ या 0 से 90 तक हुआ तो कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर 90 हुआ तो 0 होता है, और 90 से बड़ा होता है तो नेगेटिव। 90 से 180 तक नेगेटिव होता है। ये बात समझ आ गई होगी? अच्छा, तो आपको कभी भी अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या दिख जाए, परपेंडिकुलर, सीधा कितना टिका दोगे? 0 टिका देना है। नहीं आई बात समझ में? पक्का पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? तो अब अपने को ना फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार फिर से। फोर्स ना अब से अपने जो काम ज़्यादा आने वाले वो आने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, यानी संरक्षी और असंरक्षी बल। तो आप लिख सकते हो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी संरक्षी या तथा असंरक्षी बल। अब से मैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव ही बोलूंगा बेटा। क्या बोलूंगा? समझ गए ना? अब तुरंत समझ जाना कि मतलब क्या है इस बात का, ठीक है? हाँ तो भैया कंजर्वेटिव किसे कहते हैं? हाँ मतलब अरे हिंदी में थोड़ी पूछ रहा हूं मैं क्या बात कर दिया तूने? क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? देखो बेटा, एक ऐसा फोर्स है ना कि अपन क्या किया, एक पार्टिकल को घुमाने ले गए और वो घूम घाम के वापस अपनी स्टार्टिंग वाली पॉइंट पर आ गया। एक पार्टिकल को हमने ले गए, उसे घुमाया और घूम घाम के वापस डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब समझ गए ना? हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 ऐसा नहीं है कि वो हिला ही नहीं। हिला, देख डिस्प्लेसमेंट 2 तरीके से 0 हो सकता है। एक तो हिले ही नहीं तभी 0 है, एक घूम घाम कर आ जाए। तो जो घूम घाम कर वापस आए और उसमें उस फोर्स का नेट वर्क डन अगर 0 होता है, नेट वर्क डन अगर 0 होता है, नेट वर्क डन मतलब उस फोर्स का ही देखना है। मतलब जैसे मान लो कि एक पार्टिकल वो यहां से यहां गया और फिर यहां से वापस आया, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स का देखना है कि वो फोर्स यहां से यहां तक कितना काम किया और वापस आते टाइम कितना वर्क डन किया। अगर वो टोटल 0 आता है तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा? कंजर्वेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? एक पार्टिकल है, मैंने इसको घुमाया ऐसे ऐसे, ठीक है ना? अरे बात समझ हो गया? लेकिन घूम घाम के वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो जो फोर्स लग रहे थे इसके ऊपर, है ना? अब देखो फोर्स इनटू में स्मॉल डॉट डी आर कर दूंगा तो ये वर्क डन नहीं हो गया। ऐसे ये वर्क डन छोटे छोटे वर्क डन सबको जोड़ दूं मैं, और इनको जोड़ने का काम किसने करता है? इंटीग्रेशन। और वो सबका क्या आ जाए बेटा? 0। इसको दूसरे तरीके से क्या लिख दूं बेटा? अगर f का वर्क डन क्या आ गया? 0, तो f कैसा बनेगा? कंजर्वेटिव। बोलो बोलो, कंजर्वेटिव बनने वाला है। ये बात तुम्हारे गले उतर रही है क्या? थोड़ी बहुत। सर ये अंडा लगा दिया आपने 0, ये इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब ही है कि ये बंद हो चुका है। ये जो पाथ बनाया है ना हमने, वो क्या हो चुका है बेटा? बंद। ठीक है ना? तो अपन फिजिक्स में जब भी दिखाएंगे ऐसा कई जगह दिखाएंगे, फ्लक्स के अंदर भी दिखाते हैं ना। हाँ, तो वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हमें वो बंद करना पड़ता है, और जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक अपना काम पूरे तरीके से हो नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटा? बंद। और बंद में अगर ये टोटल वर्क डन क्या आता है? 0, तब तो क्या होगा बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लिखवा दूं ग्रेविटी, तो ग्रेविटी कैसा होता है भैया? कंजर्वेटिव होता है। यानी देखो जरा ध्यान से देख लो, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, उसको h हाइट तक लेके गए, तो बताओ ग्रेविटी द्वारा कितना वर्क डन हुआ? -mgh। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और ऊपर से वापस भी नीचे ले आओ। अब इस बार नीचे आने पर फोर्स किधर लग रहा था? नीचे। डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो प्लस का हो गया, प्लस का mgh, तो टोटल कितना हो गया? 0। तो देखो पूरा एक चक्कर पूरा हो गया, और इस चक्कर में mg का वर्क डन क्या है? 0। इसका मतलब क्या? ग्रेविटी द्वारा जो भी वर्क डन होगा वो कितना होगा बेटा? हमेशा 0 होगा, पूरे एक लूप में। ऐसे 0 नहीं होगा, पूरे एक लूप में। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ग्रेविटी कैसा फोर्स है बेटा? कंजर्वेटिव है। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं ना बेटा, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया है ना, जो F = QE लिखते हो ना तुम लोग, वो भी कैसा है?
कंजर्वेटिव है। बात समझ आएगी ना, क्योंकि उसका भी वर्क डन कितना रहता है, एक पूरे लूप में कितना रहता है, 0 ही रहता है। तो वो हो गया। इस टाइप के जो भी फोर्स आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर के अंदर, वो सारे के सारे किस में आएंगे, कंजर्वेटिव में आने वाले। अरे बात समझ आई क्या? तो मैं इसको लिख दूं, वर्क डन बाई mg ऊपर की तरफ जा रहा है तब कितना आएगा, माइनस mgh, और जब वो नीचे की ओर आ रहा है mg तो कितना होगा, वो माइनस mg। टोटल कितना हो गया बेटा, सॉरी प्लस, तो टोटल कितना हो गया, 0। तो वर्क डन बाई टोटल ऑफ mg कितना हो गया, 0। मैं mg की बात कर रहा हूं, कोई और फोर्स भी इसके ऊपर लग ही सकता है। मैं किसकी बात किया हूं यहां पर, mg की, बाकी किसी की बात नहीं की है। अच्छा, दूसरे कौन से होते हैं बेटा, नॉन कंजर्वेटिव। वो कौन से होते हैं सर? बस सीधा सीधी सी बात है कि अगर ये वाला मामला नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या हो गया, यानी एक क्लोज पाथ के अंदर हमने क्या किया, एक पूरा रास्ता बनाया और घूम घूम वापस आ गया, और उसमें उस फोर्स का वर्क डन 0 ही नहीं आ रहा। अरे भाई, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिख दूं तो जैसे फ्रिक्शन, क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन। तो मैं से सोचो, एक ब्लॉक है और ये इसके ऊपर मैंने इसको इधर से इधर लेके गया, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा था, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर था, आगे, तो वर्क डन नेगेटिव हुआ। फिर मैं यहां तक ले गया और वापस इधर ला रहा हूं, इस बार फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे, और डिस्प्लेसमेंट आगे, तो नेगेटिव हो रहा है। यानी जाते और आते दोनों ही टाइम कैसा हो रहा है, नेगेटिव ही नेगेटिव हो रहा है, तो 0 नहीं आने वाला है। ये बात समझ में आ गई ना? अगर ये वर्क डन 0 नहीं आता है तो मैं कहूंगा कि ये कैसा है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव। फ्रिक्शन, इसके अलावा आपने इस नाम सुना होगा श्यान बल, विस्कस फोर्स, तो वो भी आता है। ठीक है ना? ऐसे जो फोर्स, ऐसे समझ लो जिनके अंदर एनर्जी का लॉस होने वाला है, वो क्या होंगे बेटा, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। ये बात समझ में आ गया थोड़ी थोड़ी। अब पहचानने का तरीका क्या है, तो आप इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं कि पहचानने का तरीका क्या है, और वो जो है वही आपके काम में आएगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि कब कोई फोर्स कंजर्वेटिव बनेगा और कब कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव बनेगा। ठीक है ना? चलिए, अब पहचानने का तरीका देखते हैं कि अगर कभी कभार आपको वो दे देगा कि फोर्स ऐसे लिखा हुआ है एक्स वाई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे दे दिया, दे सकता है, बताना है कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे? उसके लिए अपन यूज करेंगे हैं एक डेल ऑपरेटर को। बेटा किसको यूज करते हैं? डेल ऑपरेटर को। वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसकी बात कर लेते हैं अभी। तो ये डेल ऑपरेटर कई जगह आता है आपके, पहले बता दूं मैं। एक तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर जो रिलेशन देखते हो ना, उसमें आता है एक तो, ठीक है ना, पोटेंशियल, है ना। बाकी अभी एक बार समझ लो, जो डेल ऑपरेटर है वो ऐसा होता है बेटा, उल्टा त्रिभुज ऊपर वेक्टर, एक्चुअली वेक्टर होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है वास्तविकता में, ये होता है करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप। अगर कोई बच्चा समझ पा रहा है तो ये करली बाई करली जेड क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आंशिक अवकलन है। ये क्या है बेटा, करली बाई करली एक्स क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, आंशिक अवकलन होता है। इसका मतलब है कि बेटा एक्स को क्या मानना है आपको, वेरिएबल, बाकी सभी को कांस्टेंट मान के उसका डिफरेंशिएशन कर देना है। ये डिफरेंशिएशन तो आता होगा मेरे ख्याल से, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं एक बार एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं आपको दे देता हूँ, इसका कर दो एक्स क्यूब जेड स्क्वायर का, क्या करना है, करली अपॉन करली एक्स क्यूब जेड स्क्वायर कर दो, तो इसमें जेड स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, बस। ये क्या है बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। नहीं समझाएगी बात, यानी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ वो वेरिएबल होगा, बाकी सारे क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट मान लिए जाएंगे। तो ये ऐसा होता है। अब अपन क्या करेंगे बेटा, डेल क्रॉस एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल क्रॉस एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जो आपको एफ दिया जाएगा उसका इसके साथ में वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट नाम सुना होगा आपने, वो निकालेंगे। अगर वो 0 आता है इसका मतलब वो ऐसा कैसा हो गया बेटा, संरक्षण यानी कंजर्वेटिव।
ओके, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, रुक, संरक्षी हो गया, नॉन कंजर्वेटिव हो गया। बात समझ गए क्या? बस ये दो ही चीज करनी है आपको। अरे बात नहीं पल्ले पड़ी क्या? तो ये क्या है बेटा, एक डेल ऑपरेटर है, और उससे अब देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं लिखवाता हूँ आपको, आप पहचानो जरा। एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई कैप, एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे कैप। आपको बताना है कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, ठीक है ना? कैसे पता लगाएंगे? अवकलन क्यों करेंगे भाई, हम सीधा ये करेंगे डेल क्रॉस एफ, सीधा क्या करेंगे, डेल क्रॉस एफ कर दो भाई, डेल क्रॉस एफ। पता ना कैसे करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद में पहले कौन है, डेल, तो डेल की जगह क्या आएगा, करली वाई करली एक्स करली वाई करली वाई करली वाई करली जेड, और नीचे क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 0। ये तो आता होगा यार, पता नहीं क्या है करते हो, आई कैप, ये इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, क्यों सर, क्योंकि हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ही नहीं, तो क्या आएगा, 0 आएगा, माइनस जे कैप। अब जे कैप करें, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, अरे बोलो, प्लस के कैप, के कैप के टाइम क्या होगा बेटा, इसका इसके साथ, अब इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट 2x वाई स्क्वायर, माइनस इसके रिस्पेक्ट के टाइम एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट 2y एक्स स्क्वायर। क्या ये कभी 0 बन पाएगा ना, अगर एक्स और वाई बराबर है तभी बन पाएगा, वरना तो नहीं बनेगा। तो ये क्या आ रहा है बेटा, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये 0 है, ये 0, ये तो 0 नहीं है ना, क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0, तो कैसा है, ऐसे रखिए, यानी नॉन कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, इसको नोट कर लो। और एक एग्जांपल और देता हूं मैं, एफ इक्वल टू एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप, इसको बताओ आप फटाफट। क्या ये वाला 0 आ गया? तो इसका मतलब है कि ये कंजर्वेटिव है बेटा, ठीक है ना? तो अपन आइडेंटिफाई तो कर ही सकते हैं ऐसे देख कर कि कब कंजर्वेटिव होगा और कब नॉन कंजर्वेटिव होगा। अगर आपको फोर्स दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना, डेल क्रॉस एफ करना है बेटा। अगर वो 0 आता है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं आता है तो भी बढ़िया। बात समझ गए ना? हाँ, इसको करके दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं, मैं करके दिखाने वाला भी नहीं हूँ, मैं इसमें सीधा लिख रहा हूँ, आप चेक कर लो चाहिए डेल क्रॉस एफ कितना आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, और 0 आने का मतलब है कि वो कंजर्वेटिव है। 1 1 बना होगा तेरा, है ना? हाँ, तो वो 0 1 1। अरे हो गया क्या? अब कुछ ढंग के क्वेश्चन करने की बारी है, कर लेते हैं। एक पार्टिकल पर, क्वेश्चन लिखो, एक कण पर संरक्षी बल कार्य कर रहा है, एक कण पर संरक्षी बल कार्य कर रहा है, on a particle a conservative force is acting, तथा नीचे दिए गए बंद पथ में किया गया कुल कार्य 20 जूल है, and total work done in the given diagram is 20 joule। किया गया कुल कार्य 20 जूल है। If the total work done in the given diagram, in the given path or given closed path is 20 joule, then तो ऐसे लिख लेना, पहले डायग्राम बना लो, ये है A, ये है B और ये है C।
आपको दिया है WA से B, ऐसे लिखा है, मतलब A से जब B जाएंगे तो आपको जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो कितना बेटा 5 जूल। तो वर्क डन B से C का दिया हुआ है 10 जूल। आपको पता लगाना है वर्क डन A से C कितना आएगा। ठीक है बेटा, यानी कुल मिलाकर जब वो यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा तो ये कितना हो गया 5 जूल, ये कितना है 10 जूल। तो अब बताओ कितना आएगा बेटा, कितना टोटल? तो भी देर का 20 जूल, क्योंकि वो 20 जूल होना जरूरी है। ठीक है ना? क्या कंजर्वेटिव का 0 होता है ना? हाँ, तो ये कंजर्वेटिव ही नहीं है, इसका मतलब आपको इतना देने की जरूरत भी नहीं थी। बात समझ गए? हाँ हाँ हाँ, इसके ऊपर सरक से बल कार्य कर रहा है, तो उसका जो वर्क डन है ना वो 20 जूल, वो हटा दीजिए बस। टोटल वर्क डन 0 ही आना है भाई। हाँ, हटा दो, हटा दिया क्या? हाँ, टोटल वर्क डन 0 है। हाँ, वो 20 लिखा है ना, उसे कितना कर दो 0 है, वो लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन लिख दो। अब बताओ मुझे A से C कितना आएगा? 15। देखते हैं, यहां से यहां तक का कितना है 5, यहां से यहां तक कितना है 10, तो यहां से यहां तक का कितना आएगा -15। सीधी सी बात है, लेकिन तुम्हें ये C से A तक का आया, A से C तक का 15 आएगा। देखो देखो, A से B, फिर B से C, फिर C से A, वो कितना है 0 है। तो A से B 5 प्लस B से C 10 प्लस C से A पता नहीं, तो C से A कितना आ गया -15 जूल। तो ये कितना आएगा, A से C कितना आएगा 15 जूल। गलती तो तुम गलती कर ही रहे हो, ये तो गलती थी, कैसे नहीं थी गलती? हाँ जी, कुछ काम की बातें और करते हैं, उससे पहले अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हेडिंग डाल दो एनर्जी। एनर्जी देखो, पहले की बात जो थी वो ये थी कि एनर्जी को ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। जैसे रूप का मतलब है कि आपको दिखाई कुछ दे रहा है, थोड़ी देर में कुछ हो गया, है कि नहीं? जैसे काइनेटिक थी, काइनेटिक किस में बदल सकती है? पोटेंशियल में, है ना? गतिज ऊर्जा किस में बदल सकती है? स्थितिज ऊर्जा के अंदर। और जैसे थर्मल एनर्जी है, कोयले के अंदर होती है हीट। केमिकल एनर्जी, कोयले के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल, उससे अपन बिजली बनाते हैं, तो कौन सी इलेक्ट्रिक वो कौन सी एनर्जी आ गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई। तो ऐसा कन्वर्ट कर, सोलर एनर्जी आई रही है सन से, उसको भी अपन कन्वर्ट कर ही सकते हैं। या फिर ऐसे बोलूं मैं कि जो अपने अर्थ का काम चल रहा है वो पूरा का पूरा किससे चल रहा है? केवल और केवल सन से चल रहा है। जितने भी टाइप की तुम एनर्जी देखते हो वो लगभग 99% किस में आती है? सन में आती है, क्योंकि सन नहीं तो हम नहीं। सीधी सीधी बात तो ये। कैसे सर? मैं बोल रहा हूं कि नदी के अंदर जो पानी बह रहा है वो इसीलिए बह रहा है क्योंकि सन है। क्यों सर? क्योंकि सन चमका बहुत बढ़िया तरीके से समुद्र के अंदर, वो पानी ऊपर उड़ा और उड़ के वो वहां पर बर्फ बन के या कैसे भी ग्लेशियर में गया होगा, बारिश बन के गिरा, और वो जब बारिश हुई उसकी वजह से वो क्या हो रहा है? पानी नीचे आ रहा है। तो वास्तविकता में वो सन की वजह से ही आ रहा है। नहीं बस भाई सर, हम कोयले जो निकालते हैं क्या वो भी सन की वजह से हैं? बिल्कुल सन की वजह से हैं, क्योंकि हजारों लाखों साल पहले जब पेड़ पौधे थे वो पृथ्वी के अंदर दब गए और दबने की वजह से कोयले का निर्माण हुआ। लेकिन बात तो यह है कि वो पेड़ पौधे कैसे बने होंगे? सन की वजह से। फोटोसिंथेसिस नाम सुना होगा ना? तो सन नहीं तो हम नहीं, तो जितनी भी अंदर वाली चीजें वो भी कैसे बनी होंगी? सन की वजह से ही बनी होंगी। नहीं बात समझा रही? हवा बह रही है, किसकी वजह से बहती है? सन की वजह से बहती है। क्यों? क्योंकि सन उस हवा को क्या करता है? हीटअप करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है? बढ़ा देता है, इसलिए वो दौड़ने लग जाती है। नहीं बात समझ आई? वो
प्रेशर भी कम ज़्यादा कर देता है उसी की वजह से, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हो गई तो वो क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, प्रेशर नीचे कम हो गया, नीचे कम हो गया तो फिर भाग भाग के आती है, तो चक्रवात का रूप भी ले सकती है। ऐसा क्या है भाई? लेकिन सारा का सारा जो खेल है किसकी वजह से हो रहा है? सन की वजह से हो रहा है। सन नहीं होता तो अपना सारा का सारा पानी एकदम फ्रीज हो गया होता। अरे हो गया होता ना, अगर पूरा का पूरा फ्रीज हो गया था, जम गया होता, तो फिर अपन को टाइड देखने को नहीं मिलते। टाइड समझते हो? ज्वार बाटा। जब जो चांद होता है वो समुद्र के ऊपर जब आता है तो उससे क्या होती है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, समझ रहे हो ना, उसको अपन ज्वार बाटा कहते हैं। तो पानी की उस फॉर्म में बनाए रखने के लिए सन जिम्मेदार है, क्योंकि अगर सन 2 दिन भी नहीं निकले तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि सभी लोग कहाँ जाएंगे? 0 केल्विन की तरफ भागने लगेंगे। और उसकी तरफ जाने का मतलब समझ रहे हो? हम सब लोग एकदम कड़क पत्थर की तरह बनने वाले हैं, और वो भी हजारों करोड़ों अरबों सालों तक। कुछ होगा ही नहीं, कुछ हिलेगा ही नहीं। मरता है वो तो कभी क्या ही हो गए कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तेरी बॉडी जैसी वैसी वैसी रहने वाली फिर। हाँ रह सकती है। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है भाई? रखते नहीं क्या? हॉस्पिटल वगैरह में नहीं रखते क्या? अरे तो ये सोच, इजिप्ट के जो मम्मियाँ जो होती हैं, मम्मी, उनको भी तो रखा गया है। क्या क्या है ऐसा? उनको तो खैर कोई और टेक्निक की हुई, लेकिन अगर टेम्परेचर अगर अपन 0 केल्विन ही कर देते हैं, बोलते ना, फिर तो बोलते ना, एक पत्ता भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। तो ये तो वो वाली बात हो गई। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ अपने एनर्जी की। एनर्जी चाहिए होती है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी। और पढ़ाते पढ़ाते शाम होगी तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी? ठीक है ना। इसका मतलब तो दूसरा भी हो सकता है कि मेरी बॉडी थक गई है काम करते करते, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट की जरूरत तो पड़ती है। बिल्कुल पड़ती है भाई। तुम अगर कहीं जा रहे हो घूमने, तुम गाड़ी लेके गए तो तुम क्या करते हो? 100-150 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाते हो, थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हो, है कि नहीं? रेस्ट गाड़ी को चाहिए होता है। तुम गाड़ी को रेस्ट करवाते हो, उसके अंदर की हवा वगैरह चेक करते हो, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर 100-150 किलोमीटर चलते हो, फिर चेक वगैरह कराते हो। तो ऐसा चलता ही रहता है सिस्टम। बात समझा रहे क्या? अपने फिजिक्स के अंदर जो काम की एनर्जी है वो अपन इस वाले चैप्टर के अंदर 2 ही है, एक तो है पोटेंशियल और एक है काइनेटिक। ठीक है ना। पोटेंशियल की मैं बात करूंगा, उससे पहले काइनेटिक की बात करने में ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा आपको ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी के फॉर्म कितने कितने हो सकते हैं। ये तो पहले माना जाता था कि एनर्जी एक दूसरे में, मतलब तुम बदल नहीं सकते किसी और चीज में, मतलब एनर्जी एनर्जी ही रहेगी, फॉर्म बदल सकते हो। अब जब आइंस्टाइन है उसने क्या बोला? एनर्जी मास में बदल सकती है, और मास भी किसमें बदल सकता है? एनर्जी में। E बराबर mc²। ये लो, उसने तो वक्त बदल दिया, हालात ही बदल दिए, एक साथ जज्बात ही बदल दिए। नहीं समझ में आ रहा बात? E किस में चेंज हो गया? मास में। और मास किस में चेंज हो गया? E में। अरे भाई सब बढ़िया बात हो गई। तो सी तो कांस्टेंट है, समझ रहे हो ना। यानी एनर्जी और मास एक दूसरे में क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? आ रही है ना? हाँ। बट बहरहाल आप ये समझिए कि एनर्जी कितने रूप है। अब आप ये बता सकते हो इस पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी है? अगर मैं अभी मेरे रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, है ना, तो ये अभी मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, रेस्ट में है ना, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल है, क्योंकि जमीन से कुछ ऊपर आ गया है। तो इसमें क्या भरी हुई है? पोटेंशियल एनर्जी भरी हुई है, क्योंकि जैसे ही मैं छोड़ दूंगा ये नीचे भाग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी भरी हुई थी। और वो पोटेंशियल धीरे धीरे किस में बदल जाएगी? काइनेटिक में बदल जाएगी। ठीक है ना। तो एनर्जी क्या रहती है? एनर्जी क्या रहती है? कन्वर्ट होती ही रहती है। एनर्जी तो कन्वर्ट हो ही रही है। तो ये जो यहाँ पर इसके अंदर एनर्जी भरी हुई है, वो कौन सी एनर्जी भरी हुई है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। पोटेंशियल के भी कई रूप होते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी भरी हुई है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड में एनर्जी। नहीं समझ आई बात? जैसे कोई कैपेसिटर होता है ना, आपने नाम सुना होगा कैपेसिटर, वो एक पर प्लस होता है और एक पर माइनस होता है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है। आपने इंडक्टर नाम सुना होगा, इंडक्टर कोइल, उसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है। नहीं आया आ रहा है ना? अच्छा, मैंने खाना खाया जब बेटा, तो उस खाने में कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी एक तरीके से। कौन सी थी? केमिकल कह सकते हैं ना? अरे थी, या ज्यादा अच्छा वर्ड क्या हो सकता है? बायोकेमिकल, बायोलॉजी भी यूज हो रही है ना। ये तो नाम अपने रखने के हिसाब से है। लेकिन इस पार्टिकल के पास अभी और भी बहुत सारी एनर्जी है। इसकी इंटरनल एनर्जी के बारे में तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। ठीक है ना।
वो अपन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात करेंगे। लेकिन इसके पास कौन सी एनर्जी और है बेटा? इंटरनल एनर्जी भी है। क्यों है इंटरनल एनर्जी? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, उनके पास क्या है? टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल है वो भागते हैं या कम से कम वाइब्रेट करते हैं। अगर भागते नहीं है तो उनके पास है कि नहीं है एनर्जी? तो अगर अपन अंदर जाकर देखते हैं इसके, तो हर एक के पास क्या है? अपनी अपनी खुद की एनर्जी तो है ही भैया। अरे है कि नहीं है? अरे पक्का है भाई साहब, बात समझ रहे हो ना? इन्होंने आपस में बॉन्ड भी बना रखे होंगे, और जब बॉन्ड बनाया होगा तो एनर्जी निकली भी होगी, तो एनर्जी और कम होगी, तो इसीलिए तो ये स्टेबल बना होगा। बात समझ रहे ना? तो हम एनर्जी को देखें कैसे सर? एनर्जी को देखें कैसे? कितने रूप हो सकते हैं? बहुत रूप हो सकते हैं भाई। एनर्जी के बहुत रूप हो सकते हैं। हवा बह रही है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म हो गया, जिसको अपन मोटे तौर पे क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर अपन यहाँ मैकेनिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए दो की बात करते हैं। एक है बेटा पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन सी बात करने वाले हैं? पोटेंशियल और काइनेटिक। देखिए पोटेंशियल बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है, काइनेटिक बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। मैं पहले बता रहा हूँ, पोटेंशियल के साथ लफड़ा होता है एक, ठीक है ना? काइनेटिक के साथ कोई लफड़ा नहीं है। तो मैं अभी कौन सी शुरू कर रहा हूँ? काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी जो वो किसकी वजह से है? पार्टिकल के मोशन की वजह से। किसकी वजह से है? यानी गति की वजह से। तो आप लिख लेना, किसी कण के गति के कारण उसमें ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। आपको फॉर्मूला तो आता ही होगा, हाफ mv² आता है, सबको आता है ना? आया कैसे होगा? आया कैसे होगा? ये तो सोची ना होगी। हाँ सोचते हैं। देखो ऐसा समझो कि ये एक पार्टिकल है बेटा, ठीक है ना? उसका मास कितना है? m है, और इसको मैं यहां से यहां तक कितनी दूर लेके जा रहा हूं? s, और एक कांस्टेंट फोर्स लगा दूं, कितना? F। तो बताओ वो जो वर्क डन हुआ है वो कितना होगा? Fs। कांस्टेंट फोर्स है Fs। कोई इस बात से मना करेगा कि ये वर्क डन इतना नहीं हुआ, और ये वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब मैंने एनर्जी इसको दी है, इस फोर्स ने इसको एनर्जी दी है। ये पॉजिटिव का मतलब होता है भाई साहब। वो गई कहाँ होगी? सर ये भागने लग गया ना, और वो भागने की वजह से उसकी काइनेटिक में बदल गई है। जो भी मैंने एनर्जी दी है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, पहले बता रहा हूं मैं। कई बार क्या होता है, मैं एनर्जी तो दूंगा लेकिन उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा ही होता है। नहीं आई बात समझ में? इसलिए वो समझने में बहुत आसान पड़ता है, सही में अगर समझाने वाला ठीक से हो तो। क्या होता है बेटा, वहां क्या होता है? टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है। यहां पर अपन अभी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं मानने वाले। क्लियर है चीज? तो यहां क्या हुआ, मैंने कितनी एनर्जी दी? कितनी एनर्जी दी? W दी। W कितना है? F इंटू में S। तो बताओ ये मैं काइनेटिक एनर्जी लिख दूं KE। अरे क्योंकि सारी की सारी जो एनर्जी थी वो किस में बदल चुकी है? उसकी मोशन में आ गई ना। और वो कितनी है बेटा? F इंटू में। बस इतना सही तो मामला था, वो आपको समझना था। यही है काइनेटिक एनर्जी। सर वो हाफ mv² का क्या लफड़ा था फिर? वो थोड़ा सा बता देते तो सही रहता। तो बताओ F इक्वल टू कितना होता है बेटा? अरे होता है कि नहीं होता? तो A इक्वल टू कितना आ गया बेटा? A इक्वल टू छोड़ो, F इक्वल टू m आया कि नहीं आया? आया। एक और होता है बेटा v² इज इक्वल टू u² प्लस। मैं मान लेता हूं कि यहां तक आते आते इसके पास स्पीड कितनी आ गई होगी? मैं क्या वर्ड बोला? मैं स्पीड बोला, चाल बोला। क्या बोला? वेग नहीं बोला मैं, चाल। क्योंकि यहां पर किसको यूज करेंगे? चाल को ही यूज करने वाले, ठीक है ना? तो फाइनल कितना हो गया? v²। ये कितना हो गया? 0 प्लस में 2 इंटू में a इंटू में s। यही हुआ क्या बेटा? इस काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या रख दूं? F की जगह क्या रख दूं? ma। अरे यार ये तो बोलते ही नहीं एक तो। अच्छा सर, अच्छा को as बताओ कितना आएगा? v² बटा, तो आएगा कि नहीं आएगा? इस as की जगह कितना रख दूं? बना कि नहीं बना? वही कह रहा हूं आपकी। यही क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है। आपको दिख नहीं रही है लेकिन वही काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि आपने जो उसके ऊपर वर्क किया है ना, वो गया कहां? ये भी तो सोचो, वो गया कहां? वो काइनेटिक में बदल चुका है। सर कल जब आप उसको ऊपर लेकर गए थे, तो सर तो उसके ऊपर उसकी स्पीड नहीं बदली थी?
वो तो जीरो स्लोली स्लोली लेके गए थे सर, उसका मतलब तो वहां तो काइनेटिक जीरो हो गए थे। हाँ, वहां काइनेटिक जीरो थी, तो सर तो आपने वो वर्क डन गया, वो कहाँ गया? वो पोटेंशियल में चला गया, वो पोटेंशियल में चला गया। वो पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा सही से। नहीं आया। मैंने जो यहां वर्क डन किया, इसमें मैंने पूरा ध्यान रखा है कि पोटेंशियल नहीं बदली है, ठीक है ना। ये मैंने पहले से ही सोच रखा था कि यहां पोटेंशियल नहीं बदली है, इसीलिए जो जितनी मैंने वर्क डन किया वो सारा का सारा किस में बदला होगा? काइनेटिक में बदला होगा। एनर्जी दी है मैंने तो उसने ली है, सीधी सी बात है, तभी तो दूंगा। अरे मैं तो पढ़ाने के लिए तैयार हूं, कोई पढ़ने के लिए भी तो तैयार होना चाहिए, ये वाली बात हो गई। तो मैं जब पढ़ाऊंगा तभी तो वो पढ़ पाएगा, ये सभी तो है। ये भी दोनों वाइस वर्सा, दोनों तरफ से सही है। तो इसका मतलब क्या होगा? और मैंने जितना दिया है वो पूरा का पूरा इसने काइनेटिक के रूप में ही लिया है, बाकी किसी रूप में। अरे ये समझ में आ गया? अब अपन इस फॉर्मूले की ओर ही ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या है यहाँ? बोलो बोलो। बस आपको कुछ नहीं निकालना, एक चीज निकालनी है, क्या? V। जैसे आपको V पता लग जाता है, इसका मतलब उसके पास में क्या आ चुकी है? काइनेटिक एनर्जी। वो कितनी है? हाफ m²। और इसका यूनिट जूल ही होता है, क्योंकि ये वर्क डन ही तो है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा और बात बताओ सर, बढ़िया बढ़िया। और बात ये है बेटा, अगर तुम इसको m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो, तो ध्यान से देखना काइनेटिक एनर्जी क्या बनने वाली है। हाफ m से m मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा? m² v² डिवाइड बाई, अरे बना कि नहीं बना? तो ये ध्यान से देखो, ये क्या बन गया? p² 2m। ये p क्या है बेटा? मोमेंटम, संवेग। अच्छा, तो यहां से अगर मैं p निकालूंगा तो वो कितना आएगा? √2m k। अगर आपको याद हो वो कौन सा था रे? एक था ना, अपन निकालते हैं वेवलेंथ निकालते हैं। अरे मेट्रिक की कैसे निकालते हैं? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। ये क्या था? कौन था ये? कि कौन सी वेवलेंथ है? कौन से साइंटिस्ट के नाम से जानी जाती है? किसके? अरे डिब्रोय नहीं था, डिब्रोगली। हाँ, मोंगली से याद नहीं है? मोगली, ये डिब्रोगली। और यहाँ ये P ऐसा ही आता है अगर आपको याद हो तो। और इस K की जगह अपन क्या रखने वाले हैं? काइनेटिक एनर्जी रखने वाले हैं। बस बात खत्म हो गई। चार्ज की वो QV होता है, किया गया जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी बदल जाता है। और वो वर्क डन कितना होता है? Q इंटू में V होता है। QV, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पर, 2m QV होता है बस। अरे वो इतनी खास बात नहीं है, खास बात यहाँ P के लिए है, और P ये होता है √2m k। अरे बोलो कितना होता है? √2m k। इतना ध्यान रख लोगे। अब मैं एकदम वो नॉर्मल पर्सन नहीं कराने वाला हूँ आपको कि एक पार्टिकल है 1 kg का है, 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये तो मजाक हो गया, मजाक हो गया तो मजाक। नोट करोगे क्या भाई? थोड़ा टाइम लगेगा। ये कितना टाइम होगा? हाँ भाई, एक क्वेश्चन लिखो। एक कण का संवेग 1% से बढ़ाया जाता है। एक कण का संवेग 1% से बढ़ाया जाता है, तो बताओ उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा? If momentum of a particle is increased by 1%, then determine the change in the kinetic energy. यदि किसी कण के संवेग को 1% से बढ़ाया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आंसर आपको परसेंटेज में ही निकालना है, ठीक है ना? चलो करें, या तुम कोशिश कर रहे हो? देखो, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? अरे नहीं, p²/2m, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। और मोमेंटम को हमने बढ़ा दिया है कितना? जब भी वो आपसे ऐसे बोले कि 5% तक का चेंज आया बेटा, है ना, 5% या 10% तक, तो आपको वो क्वेश्चन यहाँ का कंसिडर नहीं करना है। वो क्वेश्चन किसका बनेगा? एरर का, कि भैया 1% की एरर आ गई होगी। यही तो हुआ। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर है? क्वेश्चन ये है।
तो इसका 1% समझते हो, क्योंकि इसको ऐसे लिखा गया होगा P = P नोट प्लस माइनस डेल्टा P। नहीं आया आ गया क्या? और आपको 1% दिया है, इसका मतलब जो चेंज आया है डिवाइड बाई चेंज किस पे आया होगा? P नोट पे, इनटू में 100 करने पे आपको कितना मिला होगा? 1% मिला होगा। मास के लिए कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो चीज क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, अब आपको ये पता है कि इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं डेल्टा KE अपॉन KE इज इक्वल टू 2 इंटू में डेल्टा P अपॉन P। ये एरर वाला फॉर्मूला वो याद है आपको, जिसमें पावर पहले ले लेते हैं? नहीं आते क्या? 2-4 बार तो मैं ही करा चुका हूँ। एरर आपको कराया नहीं क्या अभी तक? अच्छा अब तो टारगेट वाले हो ना, ठीक है। वैसे बट ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान रख लीजिए। एरर के लिए कैसे लिखते हैं इसको? जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में हो तो उसके अंदर कैसे लिखते हैं? अरे लॉग वगैरह लेते हैं। जब लॉग लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, और P का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? 1/P इंटू में DP 1/, बस वही लिखा है मैंने। अरे बात समझाई क्या? अच्छा अब इस चीज को ध्यान से देखो, दोनों तरफ में किससे गुणा कर दूं बेटा? 100 से। अरे 100 से गुणा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? बोलो, परसेंटेज चेंज इन KE। और ये कितना है बेटा? 2 इंटू में 1%। तो आपका काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ गया है? 2%। यानी जब भी वो आपको चेंज देगा 1%, 2% इतना, तो क्या मानेंगे उसे? एरर वाला क्वेश्चन मानेंगे, ठीक है ना? अदरवाइज जैसे एक और क्वेश्चन लिख लो, उस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो आपने अभी भी लिखा है उसमें आप क्या कर लो? 1500% कर लो। कितना कर लो? परसेंट, यानी 1500% बढ़ा दिया जाता है। मोमेंटम जो है वो कितना बढ़ा दिया गया है? 1500%। समझ गए? तो बताना है काइनेटिक एनर्जी। अब इतना जो चेंज आया है ना, वो एरर नहीं बनता है, हाँ वो कुछ और ही बनता है फिर। बताओ फिर कितना आएगा? एरर तभी बनेगा जब परसेंटेज चेंज कम हो। ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेगा, वो रेजिस्टेंस के अंदर भी पूछ सकता है, ठीक है ना? कि इतना परसेंट चेंज किया गया, बताओ अब कितना परसेंट चेंज आएगा? तो अगर बहुत कम है परसेंटेज चेंज तो उसे एरर का क्वेश्चन मानना है, और आप ढूंढने लग जाओ कि एरर का क्वेश्चन कहाँ है, वर्नियर कैलिपर कहाँ है, स्क्रू गेज कहाँ है, वो यहाँ छुपा रहता है कई बार। चलो बताओ कितना आया? अरे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है बेटा? P² अपॉन, अब देखो P इनिशियल को मैं मान लेता हूं कितना था? P, तो P फाइनल कितना हो गया है बेटा? 16P। पर अरे परसेंटेज चेंज देखो ना भाई, इसमें कितना चेंज आया है? 16P माइनस P और बेस P इंटू में 100 करो, कितना बन रहा है? 1500 नहीं बन रहा है क्या? तो आपका फाइनल मोमेंटम कितना हो चुका है? अरे बोलो, 16P हो चुका। अगर इनिशियल P था तो अंतिम कितना होगा? 16P। तो काइनेटिक एनर्जी ये क्या थी बेटा? इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी क्या निकाल दूं मैं? फाइनल कितना आएगा? 16² P² अपॉन में, अरे बोलो, अब मुझे तो चाहिए क्या? परसेंटेज चेंज। तो वो फॉर्मूला क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल। चेंज तो इनिशियल पे आया ना। चलो फाइनल कितना हो चुका है? 256 माइनस 1 डिवाइड बाई 1। अरे बोलो यार, ये कितना बनेगा? 2550%। सही लगेगा क्या बन? या 1 0 हो रहेगा? नहीं आएगा ना? आएगा, कहीं नहीं आएगा भाई। छाप दीजिए। एक क्वेश्चन और, प्रोटॉन एक क्या है बेटा? प्रोटॉन है और एक क्या है? अल्फा।
इनका जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी अल्फा, उनका जो रेशियो है वो दे रखा है 1:2। ठीक है, 1:2। आपको बताना है, आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है पहला तो मोमेंटम का रेशियो, यानी मोमेंटम किसका, प्रोटॉन का डिवाइड बाई मोमेंटम किसका, अल्फा का, कितना आएगा। दूसरा आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अल्फा, ये दोनों चीज निकालो। यानी आपको क्या क्या दिया हुआ बेटा, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है उनका मोमेंटम का नहीं काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया हुआ है। आपको बताना मोमेंटम का रेशियो कितना आएगा और वेलोसिटी का रेशियो कितना आएगा। अच्छा, मोमेंटम का रेशियो, वेलोसिटी का, हाँ। तो देखो पहला जो लिखा है वो क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, p² डिवाइड बाई 2m। तो p क्या होता है, √2m k। अब आपको क्या निकालना है, मोमेंटम किसका, प्रोटॉन का डिवाइड बाई मोमेंटम किसका, अल्फा का। तो बोलो मोमेंटम, तो यहाँ ऊपर किसका आएगा बेटा, मास किसका आएगा, प्रोटॉन का, और काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी, डिवाइड बाई नीचे मास किसका आएगा, अल्फा का, और काइनेटिक एनर्जी किसकी आएगी, अल्फा की। क्या, हाँ हाँ ये बात सही है। अब ये mp/m अल्फा लिख दूं मैं, इनटू इसको क्या लिख दूं मैं, ke प्रोटॉन डिवाइड बाई ke अल्फा। अच्छा सर, ये देखो मास ऑफ प्रोटॉन को अगर मैं m मान लूं तो अल्फा का होता है बेटा 4 गुना। अल्फा वास्तविकता में 2He4 होता है बेटा, 2He4 का न्यूक्लियस, नाभिक होता है एक तरीके से, तो इसका 4 गुना नहीं है क्या, हाँ, इनटू ये कितना दिया हुआ आपको 1/2 ना, तो ये आएगा आपका m से m कैंसिल होगा 1/2√2। ठीक है बेटे, जो डबल होता है वो चार्ज होता है, ठीक है, जो डबल होता है वो चार्ज होता है। ठीक है, अब आप काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन जो आपकी DPP1 है ना वो हो जाएगी आपसे। ओके बेटा, ठीक है ना, हाँ, उसके अंदर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ये सब भी दे रखा है, वो भी कर लेना डिस्कस, एंड कर लेना, DPP1 तो हो ही जाएगी आराम से, है ना। ठीक है, फिर चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।